कोई कह रहे हमारा पति नहीं है, कोई कह रहे हमारी बीवी नहीं है, कोई कह रहे हमारे बच्चे नहीं है, कोई कह रहे हमारा परिवार पूरा बिछड़ गया। साल 1984 दिसंबर की 2 तारीख को वो हुआ जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये रियल स्टोरी है भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के बारे में। ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था। भोपाल गैस स्ट्रेटेजी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी माना जाता है। इंसान तो इंसान, उस 2 तारीख की रात को लगभग 2000 जानवर हमेशा क्लेश होते हुए रह गए। भले ही भोपाल के लिए ये एक इंसिडेंट आज से 38 ईयर्स पहले हुआ था, लेकिन ये इंसिडेंट आज भी भोपाल के रहने वाले लोगों को परेशान करता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो ऐसे। हमने गैस खाई है तो हमारे बच्चों को भी उसका असर है। हमारे बच्चे भी काम नहीं कर पाते सही से। एक इंसान की मरने की कीमत केवल 25,000 है जमेला, और जो परिवार में रोज के खत्म हो रहा है, बीमारी से खत्म हो रहा है, अपंग बच्चे हो रहे हैं, नई नई महिलाओं की, लड़कियों की शादी नहीं होती। मैडम अगर शादी भी कर दो ना तो वो ससुराल वाले कह के भगाते, तू गैस पीड़ित है, तुझे इतने पैसे मिलने लेके आ, तो तुझे रखेंगे नहीं तो जा। हमने देखा कि हम जा रहे हैं तो हमारे पेड़ों में इंसान आ रहे थे। अब बीत के हम गिरे तो हम भी गिर गए। आज भी भोपाल के लोग यही कहते हैं कि उस गैस में हम भी मारे जाते तो अच्छा होता। तो चलिए डिटेल में समझते हैं भोपाल के इस स्ट्रेटेजी के बारे में। कहा जाता है कि भोपाल गैस स्ट्रेटेजी में 15,000 से 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। 1969 में ये कंपनी ओपन हुई थी एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसका नाम है सीवेन। इस सीवेन को बनाने के लिए एक केमिकल की जरूरत पड़ती है और वो है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही डेंजरस केमिकल है। MIC केमिकल को बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करके लाया जाता है। इंडिया में इस कंपनी को UCIL कहा जाता है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई और इस कंपनी के 49.1% शेयर इंडियन इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट होल्ड करते थे, यानी कि गवर्नमेंट के पैसे भी इस कंपनी में लगे हुए थे और 50.9% शेयर UCIL कंपनी होल्ड करती थी। 1980 ये वो साल था जो इस कंपनी को नुकसान होना शुरू हो गया था। ये कंपनी काफ़ी नुकसान में चलने लगी। नुकसान होने की वजह से कंपनी ने सोचा कि MIC को इंपोर्ट करने के बदले हम इसे इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि केमिकल्स को मिक्स करना या उसको बनाना या उसको स्टोर करना ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है और इसकी परमिशन में गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी। इस कंपनी को 1981 में गवर्नमेंट ने कहा था कि आप एक प्लान बनाओ, यहाँ पर अगर एक गैस लीक होती है तो लोगों को इसको कैसे हैंडल करना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गैसेस होती हैं। और 1981 में एक इंसान की जान भी चली जाती है MIC केमिकल से। लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया और प्लांट कंटिन्यू चलता रहा। नए वर्कर्स को लिया जाता था काम करने के लिए। वो वर्कर्स अंडर क्वालिफाइड होते थे। सेफ्टी को इग्नोर किया जाने लगा सिर्फ पैसे बचाने के लिए। अगर पाइप्स खराब हो जाते हैं तो उन्हें एक्सचेंज करने के बदले चीप क्वालिटी के पाइप्स लगाना शुरू कर दिया। रेगुलर लीकेज होने लगी जिससे वर्कर्स काफ़ी डरने लगे। अब जानते हैं ये गैस लीक कैसे हुई। MIC केमिकल को लिक्विड फॉर्म में रखा जा रहा था एक अंडरग्राउंड हाउस में। इस हाउस के अंदर 3 टैंक्स होती थी, E610, E611 और E619। अब E610 और E611 इन दोनों को MIC से भर दिया जाता था और E619 को इमरजेंसी के लिए पूरा खाली रखना था। और E610 और E611 इन दोनों को टैंक्स को सिर्फ 60% तक ही भरना था, मतलब टैंक्स को 60% से ज़्यादा नहीं भरना था। MIC के अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो ये एक खतरनाक गैस रिलीज करता है। पानी में तो छोड़िए, ये MIC हवा के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो ये एक खतरनाक गैस रिलीज करता है। अब इसको मेंटेन करने के लिए MIC को कवर किया जाता था प्रेशर नाइट्रोजन से, ताकि वो अपनी जगह पर टिका रहे। टैंक्स का प्रेशर और टेम्परेचर को हमेशा चेक किया जाता था। ये 3 टैंक्स साइड बाई साइड होते थे और हर एक टैंक के पास 2 पाइप होते थे। एक पाइप टॉक्सिक गैसेस और पॉइजनस गैसेस को बाहर निकालती है और दूसरी पाइप नाइट्रोजन को टैंक्स के अंदर डालती है। अगर टैंक्स के अंदर प्रेशर खत्म हो जाता है तो और नाइट्रोजन डाला जाता है ताकि प्रेशर बना रहे। यहाँ पर वर्कर्स का काम ये था कि इन पाइप्स को रेगुलरली साफ किया जाए। तो MIC को निकाला जाता था सीमेंट बनाने के लिए और सेफली रखा जाता था। जैसे कि मैंने आपको कहा था, टैंक्स को 60% से ज़्यादा नहीं भरना था, लेकिन 60% से ज़्यादा भरा गया। मिस्टेक नंबर 1। अब मिस्टेक नंबर 2, तीसरे टैंक को इमरजेंसी के लिए उसे खाली रखना था, लेकिन सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए उस खाली टैंक के अंदर MIC भर दिया गया। मिस्टेक नंबर 3, E610 और E611 इन दोनों का प्रेशर सही नहीं था, क्योंकि इन टैंक्स के अंदर 60% से ज़्यादा MIC भर दिया गया था। मिस्टेक नंबर 4,
MIC का इंडिकेटर जो लेवल दिखाता है वो सीधा काम नहीं कर रहा था। मिस्टेक नंबर 5, हर कंपनी के अंदर एक अलार्म होता है जो इमरजेंसी के लिए काम आता है, लेकिन यहाँ पर बुरी बात यह है कि इस अलार्म को कई साल पहले बंद कर दिया गया था। मिस्टेक नंबर 6, मैंने कहा था कि पॉइजनस गैसेस को टैंक से बाहर निकालना। अब ये जो गैसेस थी वो गैसेस पाइप से बाहर निकलते वक्त वेंट गैस के बारे में जाती थी, लेकिन वो स्क्रबर स्विच ऑफ कर रखा था। ये तभी काम करता है तब कोई वर्कर वहाँ पर जाकर स्विच ऑन करता है। मिस्टेक नंबर 7, हर टैंक पर मैंने बताया था कि प्रेशर कंट्रोल वैल्यू लगा होता है, लेकिन E610 टैंक पर जो प्रेशर कंट्रोल वैल्यू था वो काम नहीं कर रहा था और उसको किसी वर्कर ने भी रिपेयर नहीं करवाया। साल 1984 दिसंबर का महीना था और हर जगह काफ़ी ठंड थी। रात के 9 बजे वर्कर्स अपने शिफ्ट चेंज कर रहे थे। उसने पाइप के अंदर पानी डालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने 11 बजे अपने सुपरवाइजर को बताया कि सर पानी बाहर नहीं आ रहा है, अब क्या करें। तो सुपरवाइजर बोला कि पानी को चलता रहने दो, अगले जो शिफ्ट वाले वर्कर्स आएंगे उसे ऑफ कर देंगे। अगर देखा गया तो पाइप पर स्लिप ब्लेंड नाम की एक चीज़ लगी होती है जो पानी को टैंक के अंदर जाने से रोकती है, लेकिन ये स्लिप ब्लेंड उन पाइप्स पर नहीं लगी होती। पानी E610 टैंक के अंदर जाने लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पानी का और MIC का डेंजर रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो खतरनाक गैस रिलीज करता है। तो वर्कर्स ने देखा कि उनकी आइस जल रही है। उन्होंने टैंक के पास जाके देखा तो लेवल थोड़ा ऊपर बता रहा था। उन्हें लगा कि ये नॉर्मल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्कर्स ने ध्यान दिया कि रात के 12:30 बजे यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। प्रेशर लेवल काफी ज्यादा हाई बता रहा था और टैंक्स पे प्रेशर काफी ज्यादा हाई था। ये टैंक्स अंडरग्राउंड थी और इसके ऊपर की कॉन्क्रीट टूटना शुरू हो गई। E610 से गैस बहुत तेजी से बाहर आ रही थी और वर्कर्स जल्दी से स्टोर रूम में गए और अलार्म बजाया। अब जो पानी ऑन किया गया था उसे ऑफ किया गया। अब जो गैस बाहर निकल रही थी वो इसके जरिए बाहर निकलती है, लेकिन इसको पानी के जरिए रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफ़ी हाइट होने की वजह से पानी वहाँ तक जा नहीं पा रहा था। और इसके बाद जो हुआ वो सब जान चुके हैं वीडियो की शुरुआत में। इसके बाद इस कंपनी के ओनर को वॉर्नन एंडरसन को अरेस्ट किया जाता है। कई सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट को कि ये सब आपकी गलती है, और इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ये सब आपकी गलती है। फिर कई सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन फिर बाद में 1989 में ये केस क्लोज हो जाता है। फिर UCC कंपनी डिसाइड करती है कि $470 मिलियन कंपनसेशन देंगी इंडियन गवर्नमेंट को। 1890s के टाइम पर उसका अमाउंट बनता है 800 करोड़ रुपीस। लेकिन इससे भोपाल की जनता खुश नहीं थी, जिसकी वजह से ये केस फिर से ओपन हो गया और अमेरिका की गवर्नमेंट ने वॉर्नन एंडरसन को एक क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद ये केस फिर से शुरू हो गया। फिर कुछ सालों के बाद वॉर्नन एंडरसन की मौत हो जाती है 2014 में। लेकिन UCC कंपनी के ऊपर जो क्रिमिनल चल रहा है वो आज के दिन भी ओपन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और शॉर्ट चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।